यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की अलग कहानी, बाल्कन का क्षेत्र, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रवाद की स्थिति क्या थी यूरोप में, किस तरह से यूरोप में कैसे फैला धीरे धीरे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जो है मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। कि मानचित्र में पहले हम लोग समझेंगे कि यूरोप कहाँ पे है। तो मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि यूरोप की स्थिति जो है दिख रही है आप लोगों को, किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है विकास हुआ। बोर्ड परीक्षाओं में यूरोप के राष्ट्रवाद के संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। तो पहले राष्ट्रवाद है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यूरोप के संदर्भ में जो प्रश्न आएंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इतिहास का जो विषय है वो रटने के बजाय समझने की प्रवृत्ति पर अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, एक मनस्थिति है। जैसे राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की भावना को कहा जाता है। जब कोई इंसान अपना फ़ायदा देखे बिना देश की भलाई के लिए कार्य करता है, राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है, तो इस तरह से लोगों की राष्ट्रवादी कहा जाता है। यानी उनके अंदर जो इस तरह के जो विचार होते हैं, ऐसे विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारधारा कहा जाता है। तो यूरोप के संदर्भ में चूँकि राष्ट्रवादी विचारधारा यूरोप में पनपना शुरू हुई और सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो फ्रांस में पनपी थी। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का जो उदय हुआ सबसे पहले फ्रांस में हुआ। फ्रांस की भूमि पे इसका पदार्पण हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में फैल गया। बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक एक ही रहता है, प्रश्न अनेक प्रकार के पूछे जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों का कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से इसका उत्तर दिया जाए। तो देखें, राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यूरोप में किस तरह से इसका विकास हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसे संदर्भ में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस संदर्भ में जो क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। सेकंड क्वेश्चन जो इसी के पैटर्न पे बनेगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई। थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा इसी के पैटर्न पे हल्का सा, यूरोप में राष्ट्रवाद की परिस्थितियाँ क्या थी। और फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का वातावरण कैसे निर्मित हुआ। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप अगर समझ जाएंगे तो अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे। यानी इन चारों क्वेश्चनों का आंसर एक ही जो है कह सकते हो कि एक ही धरातल पे सारे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आएगा और इनकी स्थितियां जो है एक ही जैसी होंगी। तो प्रश्न अनेक प्रकार के हैं, उत्तर आपको एक ही तरह का देना होगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसको जब अच्छे से हम लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो उत्तर अपने आप दे सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रवाद जो है इन प्रश्नों पे उत्तर कैसे हम लोग दें। जैसे क्वेश्चन आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात हुई। इसके पहले यूरोप में क्या स्थिति थी। यूरोप में अनेक देशों में निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन का तात्पर्य होता है ऐसा शासन जिस पर शासक के ऊपर किसी का नियंत्रण न हो, शासक मनमानी तरीके से कार्य करे, किसी प्रकार के उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो। तो ऐसी स्थितियों में हर तरह छोटे छोटे जो देश थे इन पर निरंकुश शासकों का शासन था। जनता के हित में कोई कार्य लोग नहीं करते थे, निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। तो फ्रांस की क्रांति के पश्चात जब फ्रांस में स्वतंत्रता का वातावरण निर्मित हुआ, राजतंत्र के स्थान पे प्रजातंत्र काबिज हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे लोग एकजुट हुए, लोगों की एक सोच बनने लगी, स्वयं के हित की बजाय जो है राष्ट्र हित की बात करने लगे, राष्ट्र हित में समर्पित होने लगे। और इस तरह से एक ऐसी विचारधारा पनप करके आई कि जो राष्ट्र हित के लिए हो। पूरे यूरोप में जो है स्टार्टिंग जो हुई थी वो फ्रांस की ज़मीन पे हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी, जो पदार्पण हुआ था, जो उदय हुआ था, वो कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। विद्यार्थियों को इस चीज़ को समझना है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, इसके पश्चात धीरे धीरे अगले क्षेत्रों में फैलने लगी राष्ट्रवादी विचारधारा।
तो इस तरह से जो एक प्रश्न का उत्तर निकल के आया कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ पे हुई थी यूरोप में, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। यानी फ्रांस के क्रांति के पश्चात वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन काबिज हुआ और वहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारधारा विस्तृत होती गई, क्षेत्र विस्तार होता गया और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने लगी। और इस तरह से धीरे धीरे फ्रांस के पश्चात जर्मनी में, फ्रांस के पश्चात अन्य देशों में, उसके आसपास के देशों में राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार होने लगा। लोग एकजुट होने लगे, अपने देश के हित के लिए कार्य करने लगे और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सोच बदली। इसी विचारधारा को जो है राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो क्वेश्चन चाहे दीर्घ में बने चाहे शॉर्ट में बने, जैसे एक क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई थी। ये दीर्घ में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी। क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप उन प्रश्नों का अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो संक्षेप में लिखेंगे, लॉन्ग में पूछा जाए तो उसका विस्तार करेंगे। जैसे शॉर्ट में क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई थी, तो इसका उत्तर है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 में हुई थी। प्रश्न को कभी कभी दूसरे रूप में पूछ लिया जाता है। जब हम प्रश्न को समझते हैं उसका उत्तर हम बेहतर तरीके से देते हैं, यानी प्रश्न को घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर विद्यार्थी उस विषय वस्तु को अच्छे से समझाए तो उसका आंसर सही तरीके से दे सकता है। अगर इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जाए कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या थी, किस तरह से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग आगे विस्तृत तरीके से समझेंगे। यानी राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था। कब हुआ था, 1789 फ्रांस की क्रांति के पश्चात। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है या अर्थ क्या है, इसके विषय में आप क्या समझते हैं। यानी प्रश्नों को कई रूपों में पूछा जाता है, तो आप इस तरह से उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ है, तो इसका संक्षेप में उत्तर क्या है कि जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसका संदर्भ क्या है, तात्पर्य क्या है कि जो राष्ट्र के जो प्रत्येक नागरिक हैं उनकी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने वाली हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जो हैं जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है। इन संदर्भों, इन प्रतीकों के माध्यम से लोग एकजुट होते हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और इसी संदर्भ में लोग जो है राष्ट्रीय हित में कार्य करते हैं। ये प्रतीक ही लोगों को एकजुटता लाने का एक प्रकार से माध्यम है, एक प्रकार का आधार है और यही आधार जो है लोगों को एकजुट करने के लिए प्रेरित भी करती है और लोग एकजुट होते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, इस तरह से आप इसको इस तरह से आप आंसर कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। कहने का तात्पर्य कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके पहले यूरोप में क्या स्थिति थी, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे वर्तमान समय में हैं। यानी वर्तमान समय में जैसे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन उस समय जो देश होते थे वो कई हिस्सों में बटे हुए थे, अलग अलग शासकों का शासन होता था। शासक जो थे स्वतंत्र होते थे, निरंकुश होते थे, जनता के हितों की ध्यान नहीं दिया जाता था और उनकी स्वतंत्रताओं की कोई मतलब नहीं था, कोई तात्पर्य नहीं था। यानी उनकी स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं दिया गया था, उनका शोषण होता था। तो निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित थी संपूर्ण यूरोप में। धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति के पश्चात ये परिस्थितियाँ बदलने लगी। क्रांति के पहले जहाँ निरंकुशता थी, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के पश्चात शासक को, जो निरंकुश शासक थे, उन्हें पद से हटा दिया गया और ऐसे स्थानों पे धीरे धीरे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था काबिज हुई। लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोगों की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, अधिकारों की बात होने लगी और इस तरह से फ्रांस में परिवर्तन का दौर आया। लोग राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर एकजुट होने लगे और ये सोच, ये विचारधारा धीरे धीरे फ्रांस से हट करके जर्मनी में, फ्रांस के क्षेत्रों से हट करके यूरोप के अन्य देशों में पहुंचने लगी ऐसी विचारधारा और इस तरह से परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। डियर स्टूडेंट,
तो यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास के पश्चात हम लोग उसके परिणाम को देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। यूरोप में जो छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर निरंकुश शासकों का शासन था, ऐसे स्थान पर निरंकुश शासकों को हटाया गया और वहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ जो एक राष्ट्र था वो एकीकृत हुआ और इस तरह से बड़े बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। बड़े और छोटे राष्ट्र स्वतंत्र रूप से उभर करके आए राष्ट्रीय स्तर पे। और सेकंड लेवल पे जो हम चर्चा करेंगे कि यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही राष्ट्रों का उदय हुआ, नए नए राष्ट्र निकल करके आए और जहाँ पे निरंकुश शासन करते थे ऐसे स्थानों पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था काबिज हुई। राष्ट्रवाद का परिणाम था ही कि 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, राष्ट्रवाद के कारण ही इटली का एकीकरण हुआ और इस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित हुए। लेकिन इसमें एक समस्या और आ गई। राष्ट्रवाद की भावना आगे चल के उग्र राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। उग्र राष्ट्रीयता की भावना के संदर्भ में जैसे जर्मनी है, इटली हैं, ऐसे देशों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पनपने लगी। साम्राज्यवादी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साम्राज्यवाद क्या है। दूसरे देशों के क्षेत्रों को अधिग्रहित कर कर उस पर शासन स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। तो विद्यार्थियों, साम्राज्यवाद के संदर्भ में आप लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन छोटे छोटे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद का तात्पर्य दूसरे देशों के क्षेत्रों को अधिग्रहित कर उस पर शासन स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इस तरह से इटली जैसे राष्ट्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां अपने लगी। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऐसे देश दूसरे देशों के क्षेत्रों को अधिग्रहित करना शुरू कर दिया और उस पर शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। तो यूरोप के बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों में शासन स्थापित किया। उसी का परिणाम जैसे भारत में भी अंग्रेज़ों ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही भारत के क्षेत्रों को अधिग्रहित किया सबसे पहले और आगे चल करके उसी पर शासन करने लगे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शासन करना ये किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा? साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के कारण ही विश्व के अनेक देशों में शक्तिशाली राष्ट्रों का अधिकार हो गया, शक्तिशाली राष्ट्रों का जो है शासन स्थापित हो गया और उग्र राष्ट्रीयता की भावना भी निकल कर के सामने आई। यूरोपीय प्रिय विद्यार्थियों, अगली कड़ी में यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा। तो यूरोप के जो देश थे वे अन्य देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, जहाँ पर विदेशी शासन से मुक्ति के लिए वहाँ के लोग स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिए। क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर उपनिवेश स्थापित थे, साम्राज्यवादी शक्तियाँ उन उपनिवेशों के माध्यम से वहाँ पर भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक लेवल पे शोषण करते थे। तो ऐसे वहाँ के नागरिकों के द्वारा जिस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव विस्तृत होता गया, तो जहाँ जहाँ पे उपनिवेश स्थापित थे उन राष्ट्रों में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ शुरू हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप के राष्ट्रवाद के कारण ही उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पे पड़ा। जैसे फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। इन शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने, छात्रों ने, वहाँ के विद्यार्थियों ने जैकोबिन क्लब बनाए। जैकोबिन क्लब एक राजनीतिक संगठन था जिसके माध्यम से जैकोबिन क्लब के माध्यम से जो है कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधारा पनपना शुरू हुई। ये 1789 में फ्रांस में इसका जो है स्थापना हुआ था रोब्सवियर के माध्यम से। तो इस तरह से जैकोबिन क्लब के माध्यम से ये विचारधाराएं आगे बढ़ने लगी। क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया। 1790 ईस्वी के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रवाद के संदर्भ में आज हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ
उसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से फ्रांस में इसका प्रारंभ हुआ, उदय हुआ, और फ्रांस के पश्चात यूरोप के अन्य देशों में इसका विस्तार हो गया और इसका प्रभाव किस तरह से दूसरे देशों में पड़ा, क्या क्या परिणाम हुए, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर जहाँ जहाँ पे निरंकुश शासकों का शासन था वहाँ पे प्रजातंत्र काबिज हुआ, उसका क्या क्या परिणाम हुआ, क्या क्या प्रभाव हुआ, इन सब विषयों पे आज चर्चा हम लोग किए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति, उसका स्वरूप, कारण व परिणाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।